परिस्थिति गुजरात और पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, परंतु यह परिस्थिति क्यों खड़ी हुई है, लगता है कि उनका मूल्यांकन गुजरात के सभी लोग और पूरे देश को भी करने की आवश्यकता है। और जिनको समाज और देश की चिंता है, उनकी मूल्यांकन की विशेष जिम्मेदारी है। इसलिए आज मेरी बातचीत में शायद मेरे पास आपने विषय नहीं सुना होगा, यह कुछ विषय आंकड़ों के साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मैं बहुत लंबी डिटेल हो सकती है, विषय एकदम संक्षिप्त में बुलेट पॉइंट व्यक्त कर रहा हूं। शायद कई वर्षों से मैंने भारत में निरंतर प्रवचन दिए हैं। इसी वर्ष से मेरी 250 से ज्यादा रैलियां 1000 से लेके 1 लाख तक की दिल्ली मुंबई सहित हुई, और सभी में एक विषय का संपूर्ण विश्वास के साथ प्रबोधन किया कि हम सब हिंदुओं की 56,000 जातियां उपजातियां हैं। अकेले ब्राह्मणों में 5,000 से ज्यादा उपजातियां हैं। इतनी जातियां उपजातियां होने के बावजूद भी हम सभी के पूर्वज एक हैं। अर्थात ब्राह्मणों के जो पूर्वज है वही क्षत्रिय राजपूतों के, वही गुजरात में पटेल, ठाकुर, कोली, अनुसूचित जाति जनजाति, और गुजरात में जाएंगे तो वही मराठा, जाट, कुर्मी, गुर्जर, हम सभी के पुरखे एक हैं। हम सबके गोत्र एक है। अभी मैं काशी में अगले वर्ष गोत्र सम्मेलन करने जा रहा हूं। हमारे सभी गोत्र के ऋषियों ने जहां तप करके अपनी कुल परंपरा प्रारंभ की, मैंने काशी में करीबन 1 महीना घूमकर ऐसे 32 ऋषियों की तपस्थली मैंने स्वयं ढूंढ निकाली। मैं काशी में वह स्थानों पर देश के हिंदुओं को एकत्रित करने वाला हूं। किसको करूंगा? मैं कहूंगा कि कौशिक गोत्र के हिंदू आ जाए, वशिष्ठ गोत्र के हिंदू आ जाए। कौन आएंगे? कौशिक गोत्र का ब्राह्मण आएगा, कौशिक गोत्र का पटेल आएगा, कौशिक गोत्र का राजपूत आएगा, कौशिक गोत्र का कोली आएगा, ठाकुर आएगा, अनुसूचित आएगा, जाट आएगा, गुर्जर आएगा, कुर्मी आएगा, रेड्डी आएगा। और हमारा गोत्र कौशिक है, मानी हमारे पुरखे कौशिक है, मानी हम ही कौशिक के वंशज। आज जाट बने हैं, गुर्जर बने हैं, रेड्डी बने हैं, पटेल बने हैं, ब्राह्मण बने हैं, क्षत्रिय बने हैं, वणिक बने हैं, अनुसूचित जाति जनजाति में बने हैं। और वही आधुनिक मेडिकल साइंस जिनको पैटर्निटी टेस्ट कहते हैं। पहले एक बच्चे का बाप कौन है उसमें विवाद होता था, तो न्यायालय बच्चे की मां को बुलाती थी कि बता बेटा उनका बाप कौन है, और जो महिला कहेगी वो पुरुष उनका बाप। आजकल कोर्ट महिला को नहीं बुलाती है, डॉक्टर को बुलाती है, और डॉक्टर को पूछती है डीएनए टेस्ट कर। जिनका बेटा होगा, जिन्हें मैच होगा, यदि डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया शास्त्रों के आधार पर कहते हैं कि सभी जातियों में जन्मे हिंदुओं के पुरखे एक हैं, तो हम सभी का डीएनए टेस्ट करेंगे तो एक पुरखों की समान आनुवंशिक, अंग्रेजी में जेनेटिकल ट्री मिलेगी। वह भारत और दुनिया के अध्ययन में सिद्ध हुआ है। इसलिए गुजरात और देश का हिंदुओं के लिए मेरा निरंतर संदेश है कि हम सबके पुरखे एक है, हम भाई है। वह ध्यान में रखकर हम सब। दूसरी बात मुझे बतानी है, दुनिया का समृद्ध लोग कौन थे? तो आज दुनिया में समृद्ध कौन है? तो आज दुनिया में समृद्ध अमेरिका है, इंग्लैंड, यूरोप है, कुछ मात्रा में जापान है। एक समय था 700-800 वर्ष पहले दुनिया की समृद्धि हमारे पास थी। मैं 1-2 आंकड़े देता हूं तो ध्यान में आ जाएगा। इस समय विश्व व्यापार में हमारा हिस्सा लेस देन 1% है। कभी विश्व के व्यापार में हमारा हिस्सा 35% था। दुनिया की समृद्धि हमारे पास थी। अनेक परिस्थितियों के कारण
हमसे समृद्धि छीनी गई, और समृद्धि छीनी गई उनके कारण देश में भीषण गरीबी, भूख से यह देश में लोग मरते रहे, और आज भी लाखों लोग इस समय भी हिंदुस्तान में भूख से मर रहे हैं। शायद भूख से मरना यह सबसे बड़ा दर्द है, और उनसे आज भी भारत का हिंदू समाज मुक्त नहीं है। अकेला भूख नहीं, गरीबी के जितने भी मॉडर्न क्राइटेरिया लिए जाए वह सब में हम बुरी स्थिति में हैं। स्वतंत्र भारत में बाहर आने का प्रयास भी हुआ, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हुआ, और इसलिए समाज की एक एस्पिरेशन, आकांक्षा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की खड़ी हुई। हमारी आर्थिक उन्नति की आकांक्षा खड़ी हुई है पॉलिटिकल लीडरों के कारण, खड़ी हुई है न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट के कारण। मैं तीनों को नकारात्मक अर्थ में नहीं ले रहा। इकोनॉमिकल एस्पिरेशन कोई गलत चीज नहीं, और खड़ी करने में पॉलिटिकल पार्टियों का भी रोल है, मास मीडिया का भी रोल है, और नेट का भी रोल है। उनके कारण छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की एस्पिरेशन बड़ी है, यह फिनोमिना भारत व्यापी है, और उनमें से व्यक्ति खुद स्ट्रगल करके अपने विकास का प्रयास करने लगा। कहीं गवर्नमेंट ने भी उनमें यथा संभव मदद करने का प्रयास किया, परंतु यह प्रयास करते समय हम लोगों की सोच भिन्न थी। मैं कहता हूं कि दुनिया के समृद्ध लोग हम थे। We were the prosperous people in the world. We want prosperity. हमें समृद्धि चाहिए, परंतु हमें समृद्धि और संस्कृति दोनों चाहिए, जिनका उल्लेख कौशिक भाई ने भी अनेक बातों के आधार पर किया है। और इसलिए हमने कहा हिंदुत्व और विकास, और मैं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थात अर्थ और काम हमारे फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल चिंतन का हिस्सा है। We don't neglect economical development, we respect it, we will achieve it. परंतु सिर्फ अर्थ और काम के पुजारी हम नहीं हैं। हम धर्म को साथ में रखकर अर्थ और काम का विकास चाहते हैं। मैंने बीच में कहा कि देश में लंबे समय गरीबी के कारण एक विकास की उत्कंठा सामान्य व्यक्ति में आई, उत्कंठा तीव्र होने लगी। उसी परिस्थिति में हमारा आर्थिक विकास धर्म और संस्कृति के साथ हो, अर्थात हिंदुत्व और आर्थिक विकास दोनों हो। तीसरे शब्दों में हिंदुओं के वेलफेयर के साथ ही मेरा और मेरी जाति का वेलफेयर हो। मेरा वेलफेयर होना चाहिए, मेरी जाति का वेलफेयर होना चाहिए, हिंदू वेलफेयर के साथ होना चाहिए। और निरंतर गुजरात में और देश में जनता को हमने प्रबोधन करके हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट, और मैं वही व्यक्ति हूं जो भारत में इस समय 53,000 गांवों में 20 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का भारत में काम कर रहा हूं। We believe in development। मैं वही व्यक्ति हूं। डॉक्टरों की बात हुई, गुजरात में अगले महीने शुरू करने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली में शुरू हुआ। कोई गरीब के पास पैसे नहीं है, वो एक टेलीफोन करेंगे, हम अहमदाबाद में, कर्णावती में, राजकोट, वडोदरा में प्राइवेट के MS MD डॉक्टरों की निःशुल्क सेवा किसी भी गरीब को प्रोवाइड करें। वो सेवा देना ऑलरेडी राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली में ऑलरेडी शुरू किया है, अगले महीने से गुजरात में होगा। इसलिए
हमने डेवलपमेंट निगलेक्ट करने की बात नहीं, उस पर हमने फोकस किया है, पर फोकस करते करते हिंदुत्व को साथ में रखकर विकास, तो मैं देश और समाज को ध्यान में रखकर मेरी आर्थिक उन्नति, इकोनॉमिकल एस्पिरेशन की चिंता करूंगा। दुर्भाग्य से यह देश में 7-8 वर्षों से जो मॉडल विकसित हुआ है वह हिंदुत्व छोड़कर विकास का मॉडल विकसित हुआ है। हिंदुत्व के साथ विकास, तो हिंदुओं के वेलफेयर में मेरा विकास है, मेरी जाति का विकास है। आई विल नॉट हर्ट हिंदुत्व, आई विल नॉट डैमेज माई कंट्री, माई नेशन, माई सोसाइटी। हिंदुत्व छोड़कर जिस दिन हमने डेवलपमेंट का रास्ता लिया, उस दिन भारत की धरती पर कल्चरल सुनामी का प्रारंभ हुआ था। आज भी आपको उसका दृश्य दिखाई देता है। मैं यह कहते समय व्यक्ति की ओर इशारा इंगित नहीं करता हूं, मैं इंटेलेक्चुअल, एकेडमिकल, हिस्टोरिकल एनालिसिस करके आगे जाने का रास्ता दिखा रहा हूं। हिंदुत्व के साथ यदि विकास के रास्ते पर चलेंगे तो यह देश में स्वर्ण युग वापस आएगा, श्रेष्ठ वेलफेयर की स्थिति आएगी। और हिंदुत्व छोड़कर यदि विकास के रास्ते पर चलोगे तो हो सकती है कि सोना की लंका बनेगी, वह लंका भस्मीभूत भी हो जाएगी। हमने जो रास्ता लिया है वह हिंदुत्व छोड़कर विकास का लिया है। हमें सिर्फ विकास के नारे नहीं चाहिए, हमें हिंदुत्व युक्त विकास चाहिए। और कुछ वर्षों से हिंदुत्व छोड़कर विकास के रास्ते पर बढ़ चुके हो। लोग पूछ रहे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का एक ही उत्तर है, हिंदुत्व छोड़कर विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। उस दिन धरती पर सुनामी आ चुकी थी, अब भवन ढहना प्रारंभ हो रहा है। हमें अपनी दिशा पर पुनर्चिंतन करने की जरूरत है। अब आर्थिक स्थिति क्या है? शायद ये विषय मेरे पास आपने नहीं सुना होगा, मुझे लिखकर पढ़ा हुआ सुना होगा, ऐसी घटना बहुत कम होगी। आज मैं किसान, मजदूर, अनएम्प्लॉयड यूथ, शिक्षा और पॉवर्टी जो भूचाल उठ रहा है, हमने इतने वर्षों में क्या किया है, किस लेवल पर हमने देश को रख दिया है, उनका मेरा कुछ एनालिसिस व्यक्त करूंगा। मेरा पहला एनालिसिस का मुद्दा है किसान, फार्मर, कृषक। मेरा ये कंक्लूजन है, और मैं यहां बैठकर नहीं, गत कुछ वर्षों से समृद्ध किसान, बिना खर्च की खेती, मैं खेतों में जाकर किसान को सिखाता हूं, और मेरे पास सीखने के लिए केरल तक के 1,000 गांवों से किसान आते हैं। इसलिए विषय पर किसान के बेटे होने के नाते और आज किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केरल से लेकर पूरे देश में प्रयास करने के नाते मेरा बोलने का अधिकार है। भारत की कृषि एब्सोल्युटली नॉन प्रॉफिटेबल हो गई है। व्यक्ति कौन सा व्यवसाय करेगा जिनमें आमदनी होगी, प्रॉफिट होगा, पेट भरेगा? किसी भी नौकरी व्यवसाय की बात ले लो, जिनमें लॉस है, एक तो साल सस्टेन करेगा, वो बंद कर देगा। देश में 70 करोड़ कृषि पर निर्भर है, और 70 करोड़ लोगों का जहां जीवन है वह हिंदुस्तान में हमने नॉन प्रॉफिटेबल बना दिया है, और यह पाप के लिए भारत का शासन जिम्मेदार है। Absolutely I held the government responsible। जब मैं गवर्नमेंट कहता हूं तब मैं कोई कांग्रेस भाजपा की राजनीति में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं जनरल गवर्नमेंट पॉलिसी पर इंगित कर रहा हूं। देश में प्रतिदिन
50 किसान आज आत्महत्या कर रहा है। प्रतिदिन 2500 किसान अपना गांव, खेत, कृषि का व्यवसाय छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं। देश में 98 लाख हेक्टेयर जमीन एग्रीकल्चर में है, उनमें से अराउंड 50% इरिगेशन, मानी यहां जल की व्यवस्था है। आंकड़े की ओर देखेंगे तो गुजरात में 50% से कम एग्रीकल्चर लैंड में इरिगेशन है। आप पूछेंगे कि दूसरे राज्य में क्या है? पंजाब में 90% लैंड में इरिगेशन है, हरियाणा में 82% लैंड में इरिगेशन है, यूपी में 64% लैंड में इरिगेशन है। हम गुजरात में इतने वर्षों के बाद 50% तक भी नहीं पहुंचे। गत कुछ वर्षों से किसान को बेचने का मूल्य में सपोर्टिव प्राइस गवर्नमेंट घोषित करती है, उनकी बढ़ोतरी 1 to 3% है। और किसान को जो उत्पादन के लिए बीज से लेकर डायमोनियम फॉस्फेट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड खरीदना है, उनकी वृद्धि का दर 250 से 3% है। मुझे उत्पादन के लिए जो खर्च करना है, उनकी बढ़ोतरी 250 से 300% है, और मेरा बिक्री का मूल्य 3% है। मेरा एग्रीकल्चर कहां से सस्टेनेबल होगा? स्टडी हुआ, किसानों को पूछा गया कि आपको किसानी के अलावा वैकल्पिक कोई रोजगार मिलेगा तो किसान रहना पसंद करोगे या वैकल्पिक रोजगार लोगे? 80% किसान कहता है हम वैकल्पिक रोजगार की ओर जाएंगे। उनके कारण परिस्थिति यह हो रही है कि देश में जहां खेत होता था, वह बड़ी मात्रा में एग्रीकल्चर लैंड आज बिना जोते, मानी यहां अन्न उत्पादन बंद हो गया है। और पूरा देश का ग्रामीण, यहां प्रश्न कोई जाति का नहीं है, गांव में रहने वाला वो पटेल होगा, ठाकुर होगा, कोली होगा, क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण होगा, जो खेत के साथ जुड़ा है, उनकी स्थिति भारत में बुरी है। और मेरे भाइयों, देश में 4 ट्रैक हाईवे बनाने के लिए 30,000 करोड़ दे रहे हैं। ये देश में 70 करोड़ किसानों का जीवन है, उनके लिए देश की सरकार 5,000 करोड़ नहीं दे रही। हम कहां फोकस कर रहे हैं? किसका डेवलपमेंट कर रहे हैं? आई एम नॉट अगेंस्ट 4 ट्रैक हाईवे। I understand the importance of the communication and transportation in infrastructure, परंतु 70 करोड़ लोगों का जीवन है, उनकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हमने क्या किया है? यह कुछ आंकड़े मैंने दिए हैं। मेरे भाइयों, यदि किसान अपना पेट नहीं भर रहा है, किसानी प्रॉफिटेबल नहीं होती है, वह खड़ा हुआ असंतोष कहां जाएगा? क्या ये देश की कृषि पर ध्यान देने का काम सरकारों ने किया है? मेरा आरोप है नहीं किया है, और उनका दुष्परिणाम अनेक जगह पर चल रहा है। अब मैं बेरोजगारी पर आता हूं। इस समय गुजरात में 16,50,000 शिक्षित बेरोजगार है। आई एम टॉकिंग ऑफ जो पढ़े लिखे हैं और रोजगार चाहिए नहीं है, उनकी संख्या 16,50,000 है। वह क्या सभी जातियों में से नहीं होंगे? एक भी जाति नहीं है, इंक्लूडिंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जहां लिटरेट अनएम्प्लॉयड नहीं होंगी। ये गुजरात का स्टडी हुआ। क्लास 1 के लिए 350 पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट हुई और एप्लीकेशन करने वालों की संख्या 8 लाख थी। 350 पोस्ट, 8 लाख एलिजिबल एप्लीकेंट्स। कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है?
तलाटी की 1500 पोस्ट एडवर्टाइज हुई, एप्लीकेंट की संख्या 7 लाख थी। और शिक्षित बेरोजगार गुजरात में उनकी संख्या 35 लाख है। क्या आजादी के इतने वर्षों के बाद मैं ग्रेजुएट एंड वर्ल्ड ग्रेजुएट हूं, मेरी रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो उनका परिणाम क्या आएगा? मजे की बात है कि देश में कुल मिलाकर रोजगार कितने हैं? कुल मिलाकर 55 करोड़ सभी प्रकार के रोजगार हैं। ये रोजगार में जिनको ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं, जिनमें सरकार आती है, सरकारी बैंक आती है, टॉरेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी प्राइवेट आती है, वह सबका मिलकर रोजगार कितना है? 8%, मानी मोटे पड़कर 4 करोड़ रोजगार ही जहां हम एप्लीकेशन डालते हैं वह है। और उसमें गवर्नमेंट का रोल कितना है? 3%। मानिए पूरे देश के सभी रोजगार में राष्ट्रपति से लेकर, जहां आरक्षण की बात है, राष्ट्रपति से लेकर तलाटी चपरासी तक, बैंक से लेकर गवर्नमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सबके रोजगार मिलकर 2.25 करोड़ रोजगार है। देश में रोजगार की आवश्यकता 55 करोड़। गवर्नमेंट के पास 2.25 करोड़, जिनमें 10-10 साल तक को भर्ती नहीं करते हैं। मेरा मुद्दा है कि 55 करोड़ ये देश के लोगों को रोजगार देने का मास्टर प्लान कौन सा है? मैं पूछ रहा हूं, मास्टर प्लान कौन सा है? उनका टाइम बाउंड प्रोग्राम कौन सा है? मैं भारत की नंबर 1 कंपनी के एक चेयरमैन को, जिनका इनके साथ बहुत बड़ा संबंध, एक सप्ताह पहले मिलने गया था। मैंने कहा मुझे मास्टर प्लान बताओ, आउटसाइड द गवर्नमेंट व्हाट कैन वी डू? क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? गवर्नमेंट हैज फेल्ड एवरीवेयर। और ये देश के अनएम्प्लॉयमेंट पर हमने ध्यान नहीं दिया है, उसका असंतोष अलग अलग पद्धति से ज्वालामुखी बनकर समाज में अभिव्यक्त हो रहा है। मैं शिक्षा में आता हूं, मैं हमेशा कहता था ये देश में शिक्षा निःशुल्क थी। व्हाट वी हैव डन इन स्वतंत्र भारत। गुजरात में गत 10 वर्षों में 30 प्राइवेट यूनिवर्सिटी आई। प्राइवेट यूनिवर्सिटी मानी विदाउट पैसे एडमिशन नहीं मिलेगा, पैसे मानी फीस, और फी 50,000 से 2 लाख तक है। मुझे बताओ ये गुजरात के 6 करोड़ में से कितने परिवार ये 50,000 फी भर पाएगा? हाइट तो यहां है जहां गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है, वह गुजरात यूनिवर्सिटी में 100 से ज्यादा कोर्स आपने पैसे से प्रारंभ किया। 25,000 50,000 फी नहीं भरोगे तो गुजरात यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यदि मुझे एडमिशन नहीं मिलता है, मुझे 50,000 फी भरनी है, फी नहीं मिलती है, मैं कोई एजुकेशन को जस्टिफाई नहीं करवा रहा, परंतु उसका परिणाम क्या निकलेगा? आपने तो 20% पैसेदार के लिए व्यवस्था कर दी, 80% कैसे होगा? मैं एमबीबीएस एक भी पैसे की फी दिए बिना बनाऊं। आज क्या किसी किसान का बेटा बिना पैसे एमबीबीएस बन सकता है? कौन सी व्यवस्था आपने खड़ी करवाई? एक टैलेंटेड किसान का गांव का बेटा यदि 30-40 लाख नहीं है तो डॉक्टर नहीं बन सकता है, इवन वह अच्छा ग्रेजुएट नहीं बन सकता 50,000 लाख की फी की। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी, हम अमेरिका बनाने निकले हैं ना, यूरोप बनाने निकले हैं ना, जहां गरीबों का कोई स्थान नहीं है। यही अहमदाबाद में हमको पता नहीं है
बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं झोपड़पट्टी में रहकर एसएससी हुआ हूं, जहां ऊपर से पानी गिरता था, ग्रेजुएशन रोड की स्लम में रहता था। यही अहमदाबाद में 10% लोग आज भी जोगी झोपड़ी में रहते हैं। कौन से डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? यदि 10% लोगों को जोगी झोपड़ी में रहना पड़ता है, अहमदाबाद की 70 लाख की पॉपुलेशन में 7 लाख लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं। हमने कहां फोकस किया? ड्रॉप आउट की स्थिति क्या है? 2015 में 10,80,000 स्टूडेंट 10th की एग्जाम में बैठे थे। 10,80,000। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में कब होंगे? 2005 में। तो 2005 में फर्स्ट स्टैंडर्ड में गुजरात में कितने स्टूडेंट थे? 17,20,000। मुझे प्रश्न का उत्तर दो। 17,20,000 बच्चे जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठे, उनमें से 10,80,000 10th तक पहुंचे। ये 6 लाख बच्चों ने पढ़ना छोड़ क्यों दिया? व्हाट इज द ड्रॉप रेट? 42%। कौन सा एजुकेशन? किस लेवल के एजुकेशन की बात करते हैं? एक मंडल में कॉलेज शुरू हुई। कॉलेज में 170 छात्र हैं, प्रोफेसर नहीं। प्रोफेसर नहीं। मैंने कहा एक्सपेक्टेशन समाज की खड़ी हुई है। खड़ी करवाने का काम पॉलिटिकल पार्टियों ने अच्छा किया है, मीडिया ने, इंटरनेट ने किया, पॉजिटिव अर्थ में किया है। ये एस्पिरेशन फुलफिल करने का हमारा कोई प्रयास है? हमारा कोई प्रयास नहीं। मेरा चौथा मुद्दा कि गवर्नमेंट में तो 2.25 करोड़ जॉब है और 55 करोड़ जॉब की आवश्यकता है, और उनमें से करीबन 5 करोड़ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर प्राइवेट में है, मानी टोरेंट, रिलायंस, बाकी छोटी छोटी है। वहां जो मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मैं गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहता हूं? मैं गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहता हूं कि सैलरी ज्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं। 17 कानून मजदूरों के लिए था। मेरे पिताजी एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, रुस्तम जहांगीर। आई एम ए सन ऑफ ए लेबरर आल्सो। आज हमने लेबर लॉ को कितना रिस्पेक्ट किया है। यहां एक जीआर पास हुआ था कि आपके 17 लेबर लॉ जो है उनका पालन हुआ है, वो सरकार को भेज दीजिए। नोबडी विल कम फॉर इंक्वायरी। मैं क्या कर रहे हैं एनालिसिस नहीं है। गवर्नमेंट जॉब का दबाव क्यों है? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लेबर का एक्सप्लॉयटेशन रोकने की व्यवस्था हमने बंद कर दी है, और यही होगा तो व्यक्ति प्राइवेट से गवर्नमेंट प्रीफर करेगा। यदि गवर्नमेंट में मुझे 40,000 सैलरी मिलती है और प्राइवेट में मुझे 80,000 मिलती है और मेरा लेबर लॉ का रिस्पेक्ट है, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए फाइट नहीं करूंगा। मैं गवर्नमेंट जॉब रिजाइन करके प्राइवेट में जाऊंगा। क्या हिंदुस्तान में कल्चर हम दे सकते हैं? देने का प्रयास स्वतंत्र भारत में हुआ है? नहीं हुआ है। गुजरात में 1998 में, मैं सभी गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहा हूं, 26,19,000 लोग गरीबी की रेखा के नीचे मानी पुअर थे। 2012 में उनका आंकड़ा 41,30,000 हुआ है। 15 में वो 50 लाख का आंकड़ा है। फूड सिक्योरिटी एक्ट आया तो गुजरात में कितने लोगों को फूड प्रोवाइड करेंगे, उनका गुजरात गवर्नमेंट ने आंकड़ा 67 लाख का किया है। यदि हमने गरीबी दूर की है तो आंकड़े को कम होने चाहिए। आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? मेरे कुल मिलाकर फार्मर, लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, पॉवर्टी, जिनका सोशल मूवमेंट में एक रोल है, उनका एक मोटे तौर पर पिक्चर दिया है।
समाज की आकांक्षाएं जग चुकी है, अब उनको कोई रोक नहीं सकता है। हमें पढ़ना है, हमें एजुकेशन चाहिए, मेरे बेटे को चाहिए, कोई रोक नहीं सकता है। एजुकेशन के बाद हमें अच्छी जॉब चाहिए, क्या हम प्रोवाइड कर सकते हैं? क्वालिटी एजुकेशन रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करने की व्यवस्था हमने खड़ी की है कि भारत में 20% सिर्फ पैसे पर लोगों की व्यवस्था करी है। मेरा आरोप है कि भारत की आधुनिक व्यवस्था 15-20% पैसादार के लिए क्वालिटी एजुकेशन की हुई है, जिनमें 80% लोग उनमें से दूर हैं। जहां तक एम्प्लॉयमेंट का है, प्राइवेट में एम्प्लॉयमेंट, उनका एक्सपांशन और वहां लेबर लॉ के आधार पर नौकरी करने वालों की सम्मान की व्यवस्था, समय के साथ हमने मॉडर्निटी वेस्टर्न मॉडल के आधार पर समाप्त किया है और उनका दुष्परिणाम गवर्नमेंट जॉब की तीव्रता बढ़ी है। क्या पुनः यह करके देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था लेकर आ सकते हैं? भारत की कृषि नॉन प्रॉफिटेबल रही है और देश का सभी 70 करोड़ किसान अपना खेतों को छोड़कर शहरों में आ गया। शायद शहरों में स्लम ही स्लम दिखाई देगी और देश को अन्न नहीं मिलेगा। 30,000 करोड़ हम 4 ट्रैक हाईवे के लिए खर्च कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि 20-25 हजार करोड़ ग्रामीण किसानों के आर्थिक विकास के लिए तो खर्च करो, तो वहां का किसान अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर नहीं आएगा। हम यदि यह डेवलपमेंट करते हुए हिंदुत्व को भी साथ में रखकर चलेंगे तो अनरेस्ट होगा, असंतोष होगा। वह अनरेस्ट, असंतोष एक सामाजिक मर्यादा में रहेगा। वह मर्यादा समाज की रक्षा करेगी, वरना पॉलिटिकल लीडर अपने घरों से बाहर नहीं आ पाएगा। जब समाज आक्रोश से निकलता है तो वह आक्रोश किसी के नियंत्रण में नहीं रहता है, वह समाज को भी नुकसान करता है, राष्ट्र को भी नुकसान करता है। और वह नुकसान से बचना है तो मेरा सूत्र है हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट। और जिनको हिंदुत्व से शर्म है उनको भारत की धरती पर कोई रहने का अधिकार नहीं। विकास चाहेगा, दुनिया की समृद्धि चाहेगा, और विकास की बात आती है तो हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जिनमें मैं स्वयं जबरदस्त काम कर रहा हूं। मैं 1 करोड़ गरीबों को वर्ष में प्राइवेट के MS, MD डॉक्टर की मुफ्त सेवा की व्यवस्था जो भारत में एक्सपेंड कर रहा हूं। मैंने 20 लाख बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, और मैं ये देश के लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की व्यवस्था भी लेकर आ रहा हूं। इसमें मैं 55 करोड़ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं, तो विश्व हिंदू परिषद और डॉक्टर तोगड़िया का हिस्सा उनमें से कुछ करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का जरूर होगा। इसलिए शिक्षा होनी चाहिए, आरोग्य प्राप्त होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, और यह सब हिंदुत्व के साथ होना चाहिए, धर्म और संस्कृति के साथ होना चाहिए। और करते समय हम स्मरण रखें कि सभी जातियों में जन्मे हम हिंदुओं के पुरखे एक है। यही मेरा गुजरात को और देश का हिंदुओं को संदेश है। हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम समृद्ध थे, हम समृद्ध बनेंगे। हम समृद्धि प्राप्त करते समय हमारी संस्कृति की भी रक्षा करेंगे। यही मेरा संदेश है और लेकर हम आगे बढ़े हैं। आंधियों के बीच भी समाज को लेकर आगे जाएंगे और ये देश के हिंदू समाज जैसा होना चाहिए ऐसा बनाएंगे। यही अभ्यर्थना करते हुए आप सबको नमस्कार करके मेरी वाणी को विराम देता हूं। राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय કાર્યક્રમોમાં ખૂબ જ વ્યસ્ત હોવા છતાં ગુજરાત પ્રત્યે જેમનું વિશેષ સ્નેહ રહ્યું છે એવા
મને ડૉક્ટર પ્રવીણભાઈ તોગડિયા સાહેબનો હું આભાર માનું છું. પૂજ્ય સંતશ્રીઓએ અહીં ઉપસ્થિત રહીને એમને આશીર્વાદ આપે છે, એમને પણ વંદન કરીને આભાર માનું છું. હોલની વ્યવસ્થા માટે જે વ્યવસ્થાપક છે એ શ્રી દશરથભાઈનો પણ આભાર માનું છું. આમંત્રિતોનો તો મેં શરૂઆતથી કહ્યું છે ને, ફરીથી એક વખત આભાર માનું છું. અને ખાસ કરીને આપણું સૌનું ગળું મોં મીઠા કરાને કે લીએ આઈસ્ક્રીમની વ્યવસ્થા કરનાર રાજુભાઈ શાહનો આભાર માનું છું. વિશેષાંકમાં જે વ્યક્તિઓએ, જે વેપારીઓ, એ વ્યક્તિઓ જાહેરાત આપી છે એ બધાનો હું આભાર માનું છું. અને એ કાર્યક્રમની આઈસ્ક્રીમ લઈને જવાનું છે બધા, બે વખત યાદ બતાવી. અહીં આપણો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદને 50 વર્ષ નિમિત્તે સુવર્ણ જયંતિ અમે મનાવી. એ નિમિત્તે અમારું મેગેઝિન સ્વતંત્ર સમાચારનું સુવર્ણ જયંતિ વિશેષાંક આજે પ્રકાશિત સાથે અમારા ગુજરાતના કાર્યકર્તા બે ચુનાવમાં કોઈ સુનૈયા ન સુને, અર્થાત મારી વાત કરી એ પુસ્તકનું પણ વિમોચન કર્યું. એના આધાર ઉપર ધર્મ અને સંસ્કૃતિ આની વાત કૌશલ્ય સ્પષ્ટ મારા 3 સંદેશ છે. પહેલો કે બધી જ જ્ઞાતિઓમાં જન્મેલા હિન્દુઓના પૂર્વજો એક છે, અર્થાત બ્રાહ્મણો, રજપૂતો, પટેલો, વાણિયાઓ, લોહાર, સુતાર, કોળી, ઠાકોર, અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ, આપણા બધાના પૂર્વજો એક છે. આપણે બધા ભાઈઓ છીએ. આ વાત આપણે બધાએ ધ્યાનમાં રાખી. બીજી મારી વાત છે કે આ દેશમાં ગુજરાતમાં પણ રોજગારની મોટી સમસ્યા છે. લગભગ 16 લાખ શિક્ષિત બેરોજગાર છે. એ બધી જ જ્ઞાતિઓ, કોઈ એક જ્ઞાતિમાં નથી, ક્યાંક વધારે છે, ઓછા છે. એવું જ ગુજરાતમાં અને દેશમાં પ્રમાણમાં ખેતી નુકસાનનું કામ છે. શિક્ષણ એટલું મોંઘું થઈ ગયું છે કે સામાન્ય માણસના બાળકોએ શિક્ષણ મેળવવું મુશ્કેલ છે. મોંઘું શિક્ષણ, બેરોજગારી અને નુકસાનની ખેતી, આનો દરેક જ્ઞાતિઓમાં પ્રભાવ આવ્યો છે. સમાજ અને સરકારે આ ત્રણેય વસ્તુમાં સુધારવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, તો આ સમસ્યાઓ ઓછી થશે. અચ્છા સાહેબ, સીમા પર જે સીઝ ફાયરનું જે ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે, અને ખાસ કરીને પાક છે તેને વિરોધ ભારત પર આરોપણ કરી કૂતરાની પૂંછડી વાંકી એટલે પાકિસ્તાન સુધરશે એવી કોઈ આશા રાખતું હોય તો વાત ખોટી છે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં જે કાશ્મીરી પંડિતો છે જેમને કોલોની આપવાની જે વાત છે, જેમાં અલગાવવાદીઓ છે તેનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. કાશ્મીરના હિન્દુઓના ઘરમાં વસાવવા જ એમનો અધિકાર છે, અને સરકારની જવાબદારી છે, સરકારે કરવું છે. એ બાબતની ચિંતાઓના સમય ન સમય એવી થીમ સાથે